Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. आप जानते हैं मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी और मुझे पूरी उम्मीद है जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट कर रहे होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा कि किस तरह का एग्जाम होने वाला है। वो सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। इंग्लिश सेक्शन में जिस तरह से आपका पेपर आएगा हम उसी तरह के स्टाइल के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के पेपर में से लिए गए हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। इसमें से कोई भी क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐड नहीं किया गया है, सब आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में से लिए गए हैं। तो आपको एक अप्रोच मिलेगी कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस बार फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम मींस अपोजिट, उल्टा मीनिंग बताना है आपको। उल्टा मीनिंग देखिए, फटाफट से पढ़ लीजिए जो आपका आंसर बने और कोशिश करनी है जितनी जल्दी हो सके उतने आंसर आप दे पाएं और फटाफट से मीनिंग देखिए, उसका उल्टा मीनिंग आपको बताना चाहिए। ठीक है, देखो लिखा है विजिलेंट, यहां पे क्या लिखा है विजिलेंट। तो विजिलेंट का मतलब क्या होता है? विजिलेंट का मतलब होता है जब हम किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा अलर्ट रहते हैं, ठीक है, चौकन्ना रहते हैं, केयरफुल रहते हैं। तो विजिलेंट का मतलब अवेयर रहना, चौकन्ना रहना, अलर्ट रहना। और उसका उल्टा जो होता है ना वो नेग्लिजेंट होता है। नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है? लापरवाह होना, केयरलेस होना। तो नेग्लिजेंट, विजिलेंट। तो विजिलेंट का जो अपोजिट मीनिंग है वो क्या बनता है? नेग्लिजेंट। तो इसका आंसर होगा आपका डी, बिल्कुल सही आंसर होगा डी। ये इसका उल्टा मीनिंग बनता है। ठीक है जी, आगे देखो, फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट इनडायरेक्ट लिखना, इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, नहीं इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट सोचना है। चलिए, द प्रोफेसर सेड लिखा है ना यहां पे, सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, तो क्या आंसर में भी सेकंड फॉर्म लिखा है? आप बच्चे कह रहे सर यहां सेड, यहां से कैसे हो गया आंसर? नहीं हो सकता, चलो मान लिया नहीं हो सकता। अब आप देखो यहां लिखा है वांट, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। पास्ट क्या होगा? सेकंड फॉर्म। क्या वांट का वांट होगा? नहीं हो सकता। क्या वांट का वांटेड होगा? जी हो सकता है। क्या वांट का वांटेड होगा? जी हो सकता है। यानी दो आंसर बन सकते हैं आपके, ठीक है ना। इसमें सेड लिखा है, इसमें टोल्ड लिखा है, एक चीज ये समझ में आती है। इसमें मी लिखा है, इसमें यू लिखा है, तो आपका आंसर क्या लिखा हुआ है? देखो यू। यू कौन सा पर्सन है? बच्चे कह रहे सर सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में बदलना है आपको, ऑब्जेक्ट में। ठीक है, प्रोफेसर सेड आई वॉन्ट यू टू परस्यू योर ड्रीम। तो उसने मुझे कहा होगा ना, मुझे कहा होगा, तो अंडरस्टूड है मुझे ही कहा होगा। तो इसीलिए आपने यहां पर लिखा आई। आई कौन सा पर्सन है? आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। चेंज इनटू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या निकला हमारा? प्रोफेसर। प्रोफेसर की रिस्पेक्ट में आप बताओ ही लगाना पसंद करेंगे कि आई लगाना पसंद करेंगे? आप सोचो जरा, ठीक है। तो प्रोफेसर सेड आई वॉन्ट यू टू परसुए। चलिए स्टूडेंट, इसका आंसर रहेगा ही, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप किस तरह से इसको प्रैक्टिस करते थे कि आई फर्स्ट पर्सन है तो प्रोफेसर में चेंज होगा, तो इसका आंसर ही होगा। इसलिए बिल्कुल आंसर आपका बी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। आई का आई नहीं होता है, फर्स्ट पर्सन हमेशा बदलता है, इस बात का ध्यान रखना। चलो जी आगे देखो, आगे लिखा है दे मेट यस्टरडे, हैवेंट दे। तो आपको अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करना है। दे मेट यस्टरडे लिखा हुआ है, आगे हैवेंट दे लिखा हुआ है। आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन टैग, मैं कहता था एग्जाम में क्वेश्चन टैग के क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा ना। तो आपने देखा यहां मेट लिखा है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बच्चों? डिड। तो इसका आंसर डिड से बनना चाहिए, और डिड हमारे ऑप्शन में देखो सी में भी है और डी में भी है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनती है, तो आंसर क्या बन जाएगा? सी। शी शुड बी द राइट आंसर, ऑलवेज रिमेंबर दिस। इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग मस्ट बी नेगेटिव, इफ द सेंटेंस इज नेगेटिव द क्वेश्चन टैग मस्ट बी पॉजिटिव। ओके, आगे देखते हैं फटाफट से। सिनोनिम बताना है, सेम मीनिंग बताना है कि माई फादर टुक अ मोमेंट टू पॉन्डर बिफोर सिंगिंग द डीड्स ऑफ आवर एंसेस्टर्स होम।
तो एंसेस्ट्रल होम जो लिखा हुआ है यानी पूर्वजों का घर। तो अब लिखा है माई फादर टुक अ मूवमेंट, कुछ समय लेता है, कुछ पल लेते हैं, टू पॉन्डर बिफोर सिंगिंग, सिंगिंग से पहले सोचने में। और सोचने के लिए आप क्या लिखोगे, आप हेजिटेट तो नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, कॉम्प्लेट, यानी आपको लिखना चाहिए कॉम्प्लेट लिखना है, इसका आंसर होगा कॉम्प्लेट। तो आप लिखेंगे इसका आंसर कंटेम्पलेट, क्या होना चाहिए, कंटेम्पलेट। ठीक है जी। तो ध्यान से देखो कि क्वेश्चन क्या लिखा है फोर्थ में, फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, क्या लिखा है, माई फादर टुक अ मूवमेंट टू पॉन्डर बिफोर सिंगिंग द डीड्स ऑफ आवर एंसेस्ट्रल होम, पूर्वजों का घर। ठीक है, तो आप ध्यान देगा कि क्या लिखा है, माई फादर टुक अ मूवमेंट टू पॉन्डर बिफोर सिंगिंग। ठीक है, यानी सोचना है, थोड़ा सोचना, यानी क्या हेजिटेट आंसर होगा, जी नहीं हो सकता है। तो आप ध्यान देना, इसका आंसर आप देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, बी आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, आप ध्यान देना, इसका कंटेम्पलेट का मतलब क्या होता है, किसी काम को करने से पहले थोड़ा सोच लेना, इसीलिए इसका आंसर कंटेम्पलेट बनेगा। बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, I bought some extra copies from the stationery shop. These may come in handy. ठीक है, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा कॉपीज खरीद ली है स्टेशनरी से। These may come in handy during exams. तो एग्जाम्स में क्या हो सकती है वो हैंडी। कम हैंडी का मतलब क्या होता है, कम इन हैंडी का मतलब होता है, ये एक इडियम बन जाता है, टू कम इन हैंडी, ये एक मीनिंग बन जाता है बी यूजफुल, बिल्कुल आपके लिए लाभकारी साबित होगी। तो आप कह सकते हैं कि कम इन हैंडी इडियम को बोलते हैं बी यूजफुल, कि आपके लिए लाभकारी होना, लाभकारी होना का मीनिंग बी यूजफुल होगा। आगे देखो, फटाफट से आंसर बनाते चले जाएंगे। क्या लिखा है, शी हैज लर्नड मैनी लेसन्स इन दिस कैंप। तो लर्न की यहां पे सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, ईडी लगा के लिखी है, कभी कभी टी लगा के लिखी होती है। तो आप जरा ध्यान दो, ये है वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखी है, हैज क्योंकि साथ में लिखा हुआ है। और हमें देखना है हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करते पैसिव बनाते समय। तो यहां हैज है, यहां हैज नहीं है, यहां वर है तो गलत, यानी ए और आपका सी। तो लेसन्स के अकॉर्डिंग हैज आएगा कि लेसन्स के अकॉर्डिंग हैव आएगा, तो आंसर सी बन गया। क्या ज्यादा जरूरी देखने की है, आप देखो बस यही तो देखना था ना कि हेल्पिंग वर्ब बदलती नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब है एज इट इज आनी चाहिए। दो ऑप्शन दिखाई दे, एक में हैज एक में हैव, लेसन्स हैज लेसन्स हैव, तो लेसन्स हैव होना चाहिए, यही आंसर बनेगा हमारा। ठीक है जी, इस तरह से चलना है आपको। आगे देखते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन आपके सामने, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया है, कंजंक्शन का क्वेश्चन है। नो सूनर डिड दिस आइडिया एंटर हिज हेड देन इट कैरिड कन्विक्शन विद इट, कैरिड कन्विक्शन विद इट। तो कुछ एरर दिखाई देता है, चलो देखते हैं, लेकिन हमें देखना कहां है, अंडरलाइन पार्ट में, अंडरलाइन पार्ट में। अब देखो जरा, आपने देखा कि यहां पे देन लगा हुआ है, देन क्यों लगा हुआ है, जानते होंगे कि नो सूनर का पेयर देन होता है, बड़ी क्लासेस में अच्छे से पढ़ा है हमने, नो सूनर का पेयर देन होता है। और इन्वर्जन लगाया है तो हेल्पिंग वर्ब भी लिखोगे, डिड या हैज हैव कुछ भी लिखते, और डिड के साथ आने वाली फॉर्म फर्स्ट भी होती है, ये भी ठीक लिखा है। अरे तो इसका मतलब एरर है ही नहीं इसके अंदर। तो देखो इसका इंप्रूवमेंट क्या करोगे, डज करोगे क्या, अगर डज करोगे तो ये कैरिड पास्ट है तो यहां प्रेजेंट नहीं हो सकता, गलत। नो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है इसका रिप्लेसमेंट चाहिए ही ना हो। ओके, डू हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं, प्रेजेंट नहीं आएगा। हैज हो सकता है, नहीं, प्रेजेंट नहीं आएगा। नो सब्स्टिट्यूशन, इसका कोई सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं। मतलब आप पहले से ही सेंटेंस सही लिखा है तो उसको गलत क्यों करें, क्योंकि देखो नो सूनर का देन लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब क्यों लिखी है, इन्वर्जन के कारण, और एंटर फर्स्ट फॉर्म भी लिखी है, तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर पे, होली इज अ फेस्टिवल ऑफ रेवलरी, यानी कैसा फेस्टिवल, पीने का फेस्टिवल, होली होता ही है। एंड क्या लिखा हुआ आगे, कामराडरी, कामराडरी का मतलब भाईचारे का फेस्टिवल, ठीक है। विच इज सेलिब्रेटेड बिटवीन द कंट्री, जो कि कंट्री के बीच में मनाया जाता है। अब क्या क्या ऑप्शन रहेंगे देखो, नो सब्स्टिट्यूशन,
या तो नहीं होगा, जो लिखा है सही है। सेलिब्रेटेड अपॉन द कंट्री, सेलिब्रेटेड एट द कंट्री, सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री, तो इसका आंसर होना चाहिए सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में मनाया जाता है। इसी तरह से आंसर होना चाहिए सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं फटाफट से, ठीक है। और देखिए अब इसमें लिखा है पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इसका मतलब कॉमन एरर का क्वेश्चन है, तो एरर बताना है आपको। देखो नो एरर का ऑप्शन नहीं है, तो एरर निकालना ही पड़ेगा हमें। अब कोई ना कोई पार्ट में एरर निकालते हैं, तो सेंटेंस को पढ़ते हैं। द आर्टिकल दैट शी रोट फॉर द लास्ट वीक्स, तो वीक को अपोस्ट्रोफी लगाया जा सकता है टाइम वाले वर्ड को। संडे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सप्लीमेंट लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और फेयरली क्रिटिसाइजेस, अब देखो फेयरली क्रिटिसाइजेस एक नेगेटिव वर्ड होता है, आप जानते होंगे। और आपने पढ़ा हो कभी एडवर्ब में फेयरली और रादर में क्या अंतर होता है। रादर नेगेटिविटी को दिखाता है, फेयरली पॉजिटिविटी को दिखाता है। तो आप यहां पे क्रिटिसाइजेस लिखा है ना, तो इसके साथ फेयरली नहीं आना चाहिए, रादर यूज करना चाहिए। रादर वर्ड होना चाहिए, तो एरर मिल गया हमें। और एरर कहां दिखाई देता है हमें कि यहां फेयरली में एरर है, फेयरली होना ही नहीं चाहिए था, रादर डी में एरर है, डी में एरर। फेयरली क्रिटिसाइजेस नहीं, रादर क्रिटिसाइजेस होना चाहिए, ठीक है ना। एडवर्ब में पढ़ते हैं फेयरली और रादर में अंतर क्या है, वेरी और मच में क्या अंतर होता है, ठीक है। ये सारे हम कहां सीखते हैं, बिल्कुल आपने सीखा होगा एडवर्ब के अंदर। चलिए आगे देखो, आपके सामने एक क्वेश्चन फिर से लिखा है। आप बड़े ध्यान से इसको पढ़ते हैं और आप ब्लैंक का क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि मोर देन 200 एमिनेंट इंडियन अमेरिकन्स attended the reception at the East Room, a venue which has dash some of the landmark events related to the India-USA relationship, ठीक है। तो आप देखो इनमें से सबसे सुटेबल क्या है कि which has witnessed, क्या होना चाहिए, which has witnessed some of the landmark events related to the India-USA relationship, ये इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते चले जाओ, फटाफट से आंसर करने हैं। आप देखो फटाफट से क्या क्या आपके आंसर बन सकते हैं, ओके। अब इसमें पूछा है इनकरेक्टली स्पेल्ड बता दो, तो फटाफट से ऑप्शन देख लो और बता दो इसमें से आप कौन कौन सी स्पेलिंग को गलत सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। क्या एम्बैरेसिंग की स्पेलिंग गलत लगती है आपको, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत। स्लिप की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, मूवमेंट्स की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब गलत किसकी लिखी हुई है, रिपीटेटिव की स्पेलिंग गलत है। रिपीटेटिव का देखो, अब इसमें क्या होता है, रिपीटेटिव बोल रहे हैं लेकिन इसमें ना एक्चुअल में होता क्या है, ये ए जो है इसको आई लिखना पड़ता है हमें। रिपीटेटिव मतलब ए नहीं आई होना चाहिए, आई, तो ये ए की जगह आई लिखा होता तो ये स्पेलिंग बिल्कुल सही होती। तो इसका मतलब जो एरर स्पेलिंग में दिखाई दिया वो डी में दिखाई दिया, ठीक है। रिपीटेटिव यानी ए नहीं आई होना चाहिए। ओके आगे देखो फटाफट से, प्ले इट बाय ईयर, इसको ध्यान से पढ़ो, इस इडियम का मीनिंग सोचो। जब हम बोलते हैं ना कि प्ले इट बाय ईयर, इस काम को ईयर से कर लो, मतलब ओरली कर लो, कानों को सुनो और कर लो, कोई तैयारी करने की जरूरत थोड़ी ना उसके लिए। तो आप देखो इसमें क्या मीनिंग बनता है, प्ले इट बाय ईयर, टू डू समथिंग विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन, किसी प्रिपरेशन के बिना ही किसी काम को शुरू कर देना, बिल्कुल आपका सही होगा, ए आंसर होगा, ठीक है, ए आंसर होगा। टू प्लान नहीं होगा इसका मतलब, टू लिसन केयरफुली नहीं होगा, टू इंप्रूव नहीं होगा, यानी प्ले इट बाय ईयर का मतलब है किसी काम को करो विदाउट स्पेशल प्रिपरेशन, प्रिपरेशन करने की नहीं, ऑन द स्पॉट कर सकते हो, उसको बोलते हैं एक इडियम, टू प्ले इट बाय ईयर। क्लियर हो गया। आगे देखो फटाफट से आंसर देखते चले जाओ, क्या लिखोगे, मदर सेड दैट इट वॉज क्वाइट ऑल राइट, ओ माई गॉड, क्वाइट ऑल राइट, यहां मिल गया एरर। देखो ऑल राइट में कैसे लिखोगे, ऑल राइट को इकट्ठा लिखोगे, एक तो इस तरह से लिखोगे ना, ऑल राइट, डबल एल थोड़ी ना था ऑल राइट में, क्वाइट ऑल राइट, तो ऑल राइट में डबल एल नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर कहां माना जाएगा, किस पार्ट में मिस्टेक दिखाओगे, बी में, कि इट वॉज क्वाइट ऑल राइट, एल लगाने की जरूरत नहीं और साथ में लिख दो ऑल राइट। क्लियर, ऑल राइट, ठीक है जी, इस तरह से चलना है आपको। फटाफट से पढ़ते हैं और आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन आया है,
और बताना क्या है इस बार, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम। एंटोनिम मींस उल्टा बताना है, उल्टा मीनिंग। ठीक है, कि इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी इज अ रिसेंटली एडवांस्ड फील्ड ऑफ स्टडी। एडवांस तो मतलब समझते ही हो गया आप, एडवांस कोई चीज एडवांस होना, और आप समझो कि एडवांस, एक तो एडवांस पढ़ते हो, एक बेसिक पढ़ते हो, तो एंटोनिम चाहिए उसका। इनमें से फटाफट से इसका कोई उल्टा मीनिंग देखो, देखो ध्यान से। अब देखो जो पहला वर्ड लिखा है ना रूडिमेंट्री, ये जो रूडिमेंट्री लिखा हुआ है ना, इस रूडिमेंट्री का मतलब होता है फंडामेंटल, बेसिक। एडवांस, बेसिक, तो इसका उल्टा मीनिंग क्या बनता है, रूडिमेंट्री। तो आपका आंसर होना चाहिए ए, रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब फंडामेंटल, बेसिक्स को बोलते हैं, तो एडवांस उल्टा हो गया उसका, तो बिल्कुल आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है जी, ए आंसर होगा इसका। आगे फटाफट से पढ़ लो कि मैनी कंपनीज डिस्प्लेस्ड पेइंग इनकम टैक्स लास्ट ईयर। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ो कि बहुत सारी कंपनीज ने डिस्प्लेस्ड पेइंग यानी इनकम टैक्स पे करने से बच गए, वो अपने आप को बचा लिया उन्होंने। तो अब बचाने की सेंस में क्या लिखोगे, अवेड का मतलब क्या होता है, बचाना, बचना, तो इसका आंसर क्या होगा, अवेडिंग, अवेडिड पेइंग। अवेडिड पेइंग होना चाहिए, यानी इसकी जगह पे अगर मैं लिख दूं अवेडिड पेइंग तो बिल्कुल सही मीनिंग बन जाएगा। इसका मतलब आंसर डी होगा। फटाफट से आंसर। ठीक है, बुक के बारे में आप जान चुके हो अच्छे से, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहा है आपको, अगर आप मंगवाना चाहते हो तो ऑर्डर कर सकते हो आप। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखो फटाफट से। वन हैज टू डैश द रिस्क्स एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग। अब इनमें से कोई एक चूज करना है आपको। कुक इन माइंड बिल्कुल नहीं बनता कि वन हैज टू कुक इन माइंड द रिस्क, जी नहीं। बेयर इन माइंड द रिस्क हो सकता है। वन हैज टू टेक इन माइंड बिल्कुल नहीं होगा। ब्रेक इन माइंड जी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, बियर इन माइंड। इसका आंसर होगा वन हैज टू बेयर इन माइंड द रिस्क ऑफ एसोसिएटेड विद ग्लोबल वार्मिंग, कि उससे जुड़े हुए जो रिस्क होते हैं उसको माइंड में सहन करना, रखना चाहिए। ठीक है, बियर इन माइंड मतलब रखना। ओके, आपके सामने पैराजम्बल का क्वेश्चन है, आप टाइम लीजिए और इसको बना के दिखाइए। कैसे बनाएंगे इसको आप, पैराजम्बल का क्वेश्चन फटाफट से देखो। जो आपको ट्रिक बताई गई है, पहले कुछ वर्ड्स के साथ बनाना। क्या लिखा है देखो, डेस्पाइट दैट। अब देखो दैट अगर आया है तो क्या लगता नहीं इसके लिए कोई लाइन होनी चाहिए, इसका मतलब पहली लाइन तो नहीं बनेगी ये। दैट तो आप समझते हो ना, एक नया क्लोज बनाता है, उससे पहले अलग क्लोज होता है। ओके, फिर चलो, आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड एंड आई लेट हिम नो। आई वॉज नॉट इम्प्रेस सीधे बोल दोगे क्या, कोई और बात भी तो होगी पहले। एक लिखा है आई वॉज ऑन द चेलेला माउंटेन, ये हो सकता है कि मैं वहां था माउंटेन पे। ठीक है, पास इन वेस्ट भूटान, ये कोई एक माउंटेन का नाम हो सकता है, मेरे लिए भी नया है ये। द वेदर वॉज ओमिनस एंड इट वॉज रेनिंग टू। अब देखो स्टार्ट किससे करना होगा, ज्यादा सुटेबल इनमें से रहेगा ना। अब आई, क्योंकि आई के बारे में और कुछ है नहीं, तो आप आई से स्टार्ट कर सकते हो या फिर वेदर से। लेकिन वेदर से सीधे कैसे बोलोगे, आप पहले माउंटेन पे थे तभी तो वेदर बताओगे ना, कि वेदर वैसा था। तो इसका मतलब पहली स्टार्टिंग तो आर से करनी पड़ेगी आपको, और ज्यादा सुटेबल रहेगा कि आर के बाद क्या लिखा जाए, देख लेते हैं एक बार। आर, अरे एक ही ऑप्शन है तो, और आर के बाद एस बन भी रहा है कि पहले वेदर के बारे में बोलोगे, पहले आप बताओ उस माउंटेन में था, फिर आप बताओगे वेदर कैसा था। इसीलिए आर को पहले लिखेंगे, फिर एस को लिखेंगे, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, ओके ओके ओके। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आप इसको पैसिव लिखा है ना, पैसिव कैसे पता चलता है, हैव, और ये पैसिव नहीं सॉरी एक्टिव लिखा हुआ है। तो आप देखो ध्यान से कि यहां पे किस तरह से लिखेंगे कि द स्नो स्टॉर्म माइट हैव डिलेड मीरा, है ना। अब बताना है आपको, एक्टिव सेंटेंस है, इसका पैसिव सोचना है आपको।
कैसे सोचोगे जरा देखो। हमने सीखा हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब तो बदलते नहीं है हम, तो माइट यहां पे है, तो माइट यहां है, हो सकता है आंसर। मे यहां है, नहीं हो सकता आंसर। यहां माइट है, हो सकता है आंसर। यहां मे है, नहीं हो सकता आंसर, है ना। तो दो ऑप्शन तो हमने ऐसे एलिमिनेट कर दिए, हट गए दो ऑप्शन हमारे, बचे दो ऑप्शन। अब देखो हैव को हैव लिखोगे कि बी लिखोगे, बच्चा हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलते हैं, तो इसका मतलब सोचो ना, यही आंसर बन गया ना हमारा, यही आंसर है, बस खत्म बात। अरे बी थोड़ी ना आएगा, हैव को बी में थोड़ी ना बदल सकते हो, आप हैव को हैव लिखोगे, मे को मे लिखोगे, माइट को माइट लिखोगे, तो इसका मतलब हुआ कि माइट हैव है तो यहां भी माइट हैव होना चाहिए, इसका मतलब ए आंसर है, ये ध्यान रखना। ऐसे निकालते हैं आंसर। ओके, एंजाइटी का मीनिंग पूछा गया आपसे, एंटोनिम, बट सीधा नहीं है, उल्टा मीनिंग पूछना है। एंजाइटी का उल्टा मीनिंग क्या हो सकता है? एंटोनिम, ठीक है। एंजाइटी का उल्टा मीनिंग, एंजाइटी में हम परेशान हो जाते हैं और रिलीफ में क्या होता है? डिस्कंफर्ट तो नहीं होगा ना भाई। एंजाइटी में परेशान हो जाते हैं, डिस्कंफर्ट में परेशान हो जाते हैं, रिलीफ में राहत मिलती है, तो उल्टा मिल तो गया, उल्टा मिल गया, रिलीफ, रिलीफ होगा इसका आंसर। एंजाइटी का उल्टा क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? रिलीफ हो जाएगा, है ना, ठीक है। देखो इसीलिए मैं बोलता ना, क्वेश्चन इंग्लिश के आसानी से करते चले जाना। पहले किसको करोगे क्वेश्चन? इस तरह से चलना, जीएस के क्वेश्चन को टारगेट करना। पहले 10 मिनट में आप जीएस के क्वेश्चन करो, उसके बाद 10 मिनट में आप इंग्लिश के क्वेश्चन करो। देखो इंग्लिश के क्वेश्चन आते होंगे, अब जिसको एंजाइटी का मीनिंग है वो बना देगा फटाफट से, नहीं पता तो छोड़ देगा, सिंपल सी बात है। एक क्वेश्चन में फंसोगे थोड़ी ना आप, यही नहीं करना है, एक क्वेश्चन में फंसना नहीं है हमें। देखो एग्जाम में लालच खूब मिलेगा हमें कुछ क्वेश्चन आसान, कुछ क्वेश्चन मुश्किल मिलेंगे। राइटर को पता है, जिसने पेपर बनाया है, कि बच्चे फंसते हैं क्वेश्चन में, तो आप इस बात को ध्यान हमेशा रख के बैठेंगे कि आपके सामने कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो आपकी रीच से बाहर हो सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट उन क्वेश्चनों की तरफ रहना चाहिए जो हमें इजीली बना पा रहे हो। अगर आपका मान लो बेसिक पूरा है, आपने पूरा कोर्स कर रखा है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो रखा है, तो आप फिर अपनी कॉमन सेंस का, अपनी नॉलेज का यूज करते हुए बनाते चले जाओ आंसर। जो नहीं होगा, क्योंकि इसमें यह बात भी है कि कई बच्चों को अच्छे से पूरा पेपर आता होगा, उनकी नॉलेज आपसे एक्स्ट्रा भी हो सकती है, हो सकता है फिर भी उनका एग्जाम क्रैक ना हो। क्यों नहीं होगा उनका क्रैक? क्योंकि हो सकता है वो हर क्वेश्चन को करने की कोशिश करे, इसमें कॉमन सेंस भी यूज करनी है, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है, कि जरूरी थोड़ी ना है कि हर क्वेश्चन को करना जरूरी है। आपको सफिशिएंट मार्क्स चाहिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ना, तो उतना चाहिए बस। तो उसके लिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जरूरी नहीं है, जिसमें ज्यादा समय लगे उसको छोड़ देना है, आपको स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। 10 मिनट दोगे जीएस को, 10 मिनट दोगे आप इंग्लिश को, और ऐसे ही 15 मिनट आप रीजनिंग को दोगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? 35 मिनट। और अप्रोक्स देखो इतना देना चाहिए, ये एक बड़ा एक सिस्टमेटिकली अप्रोच रहेगी अगर आपकी। लेकिन अगर फिर भी कोई 40 मिनट तक ले जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो 20 से 25 मिनट मैथ्स के लिए होने चाहिए आपके पास। बेस्ट तो रहेगा 25 मिनट मिल जाए आपको 25 क्वेश्चनों के लिए, लेकिन चलो नहीं भी मिलते हैं तो एटलीस्ट 20 मिनट होने चाहिए। तो इस तरह से चलना इस टाइम, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट अगर जिसकी अच्छी नहीं है ना, तो एग्जाम आते हुए भी क्रैक नहीं होता कभी कभी, ये बात ध्यान रखना, इसीलिए ऐसा करना आप, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन गया। ओके, इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है आपको, इसमें से कौन कौन सी स्पेलिंग आपको इनकरेक्ट लगती है। स्ट्रीमलाइनिंग की स्पेलिंग आई थिंक सही लिखी है, ई को हटा के आईएनजी लगा हुआ है, स्ट्रीम का स्पेलिंग सही लिखा हुआ है। कंस्ट्रक्शन का स्पेलिंग यही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बार्बरिक का स्पेलिंग भी सही लिखा हुआ है। और आप देखो यहां पे एवोल्यूशन लिखा हुआ है, तो यहां पे शन अगर आपने नाउन का सफिक्स पढ़ा हो तो सफिक्स में क्या होता है? TION होता है शन, तो इसका स्पेलिंग गलत है, यही हमारा आंसर हो गया। हमें बताना ही इनकरेक्टली स्पेल था, ठीक है ना, ऐसे बनाना है आंसर। चलो अब आपके सामने आ गया है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट को आप ध्यान से पढ़ोगे पहले, जैसे पहले पढ़ते थे, और आप इसके आंसर फटाफट से मन में सोचोगे, ऑप्शंस देखते चले जाओ, ठीक है। पहले मैं फटाफट से एक बार पढ़ो, फिर मैं आपको सारे ऑप्शन दिखाता हूं, फिर मैं इसके आंसर बताता हूं क्या क्या हो सकते हैं इसके। फटाफट से पढ़ लो आप इसको एक बार, फटाफट से क्विक रीजन कर लो इसकी, क्या लिखा हुआ है ये, क्विक रीडिंग करनी है आपको इसकी। रीडिंग करते रहो,
थोड़ा पॉज करके रीडिंग कर लो अगर आपका कंफर्ट नहीं बन पाया, कंफर्टेबल जोन में नहीं आया तो। चलो अब इसके ऑप्शंस देख लो। पहले का ऑप्शन क्या मिला हुआ है आपको, फिर दूसरे का ऑप्शन क्या मिला हुआ है आपको, ठीक है, इस तरह से। फिर तीसरे का ऑप्शन क्या मिला हुआ है, इसको देख लो। और अब हम आंसर बनाना शुरू करते हैं। देखो पैसेज को पढ़ा होगा अगर आपने, तो पैसेज कहां से स्टार्ट हो रहा है आपका, यहां से। कल्चर कैन बी अ ब्यूटीफुल थिंग, देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स दैट मेक अप वंस कल्चर, whether it may be the clothing, language, religion, food, tradition, or even music. All aspects play a dash role. कैसा रोल प्ले करते हैं, ह्यूज रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आंसर मिल गया हमें, इसीलिए रीडिंग करनी थी हमने। फिर उसके बाद इन मेकिंग अप अ पर्सन्स कल्चर, आई थिंक कल्चर इज so important, रुको सॉरी, जो कल्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट डज नॉट अफेक्ट ओनली वन पर्सन। ये केवल एक ही पर्सन पे इफेक्ट नहीं डालता है, इट अफेक्ट द डैश। किस पर इफेक्ट डालता है देख लेते हैं, कंट्री पे डालता है, पूरी कंट्री पे डाल देता है जी, ठीक है, पूरी कंट्री पे इफेक्ट डालता है। ओके, आगे देखते हैं। उसके बाद लिखा है इट अफेक्ट द कंट्री एंड ऑल्सो अफेक्ट द अदर पीपल अराउंड इट, उस कंट्री और उसके आसपास के लोगों पर। आई एम हैप्पी टू नो माई कल्चर एंड टू नो वेयर माई फैमिली डैश फ्रॉम। कहां से है मेरी फैमिली, कहां से है, ओरिजिनेटेड। कहां से होना, ओरिजिनेटेड का मतलब उत्पत्ति होना, कि मेरी फैमिली कहां से उत्पत्तित है, ठीक है। तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम, इट गिव्स मी द सेंस ऑफ बीइंग होल एंड एट द सेम टाइम मेक्स मी फील डैश। क्या हो सकता है देखो, एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। क्या होना चाहिए, केयरफुल, इविल, ओरिजिनल। हेल्पलेस थोड़ी ना बोलोगे, इविल थोड़ी ना बोलोगे, केयरफुल नहीं बोलोगे, ओरिजिनल, ठीक है जी। क्या है देखो फोर्थ का, ओरिजिनल। इट गिव्स मी द सेंस ऑफ बीइंग होल एंड एट द सेम टाइम मेक्स मी फील ओरिजिनल एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट पीपल मेक आवर कंट्री द ब्यूटीफुल मेल्टिंग पॉट वी आर डैश टू कॉल इट। क्या है, थॉटफुल नहीं होगा जी, प्राउड होना चाहिए। देखो ना, डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट पीपल मेक आवर कंट्री, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के कल्चर हमारी कंट्री को बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी, देखो, ब्यूटीफुल मेल्टिंग पॉट वी आर प्राउड टू कॉल इट, ठीक है। आंसर बन गए हमारे। इस तरह से आंसर बनाने थे आपको, ठीक है ना। तो देखो फटाफट से आपका कितना स्कोर आया है आज की क्लास में। अपना स्कोर चेक करते रहना अच्छे से, और बड़े ध्यान से अपने स्कोर को चेक करते हुए आपकी नॉलेज बढ़नी चाहिए। एग्जाम इस बार क्रैक होना चाहिए। अभिनंदन बैच के थ्रू आपने बहुत मेहनत की है, हमने खूब मेहनत की है, और इसका रिजल्ट इस साल हमें दिखना चाहिए, ठीक है। तो मैं यही उम्मीद करूंगा इस बार आपका एग्जाम क्रैक हो जाना चाहिए। और फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इसी तरह से पढ़ते रहिए और वीडियो को देखते रहिए।